नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर बाद सर्किट हाउस में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। सभी से परिचय प्राप्त करने के बाद बेहद तसल्ली से उनकी समस्याएं और सुझाव जानने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गोरखपुर को एक मॉडल सेफ सिटी के रूप में विकसित कर रही है। यहां सेफ सिटी को लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र में व्यापारियों की भागीदारी सराहनीय रही है। सुरक्षित माहौल कारोबारी सुगमता का आधार है। साथ ही साथ कहा कि व्यापारियों को सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत देने के लिए सरकार संकल्पित है। बीते 6 सालों से इस संकल्प के अमल में आने से गोरखपुर समेत समूचे प्रदेश में व्यापार समृद्ध हुआ है। वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नगर के भवंत चौराहे पर आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि नेताजी कैसे पराक्रमी राष्ट्र नायक का सम्मान हम सब के सामने है और गौरव और हर्ष का विषय है। आज से भावंत चौराहा सुभाष चंद्र बोस चौक के नाम से जाना जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का नाम जनपद के लोग बड़े ही सम्मान के साथ लेते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी दिलाने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तब युवाओं के रंगों में यह रहा खून की आजादी प्राप्त करने के लिए उबाल लेता था। कभी भागते नहीं है। हाउस में चर्चा के लिए तैयार है, हाउस में बात करने के लिए तैयार है, हर बात का जवाब देने को तैयार है। एक विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता। वो तो एक कार्य न करने के लिए, बयान न सुनने के लिए, स्थिति से अवगत न होने के लिए आमादा है। इसका कोई सरकार के पास चारा ही नहीं है। उधर हमीरपुर जिले से सपा को बड़ा झटका लगा है। यहां के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि चुईतेन्द्र मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद चुईतेन्द्र मिश्रा जनपद पहुंचे और जहां पर उनके काफिले का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं बीजेपी कार्यालय में भी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने चुईतेन्द्र मिश्रा का फूलमालाओं से स्वागत किया। जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि सपा में बहुत समय दिया था, पूरे समर्पित भाव से काम किया, लेकिन उनके साथ पार्टी ने अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में ना तो उनके हित की बात की गई और ना ही समाज के हित की बात की गई। सीएम योगी के प्रतिनिधित्व में जो सरकार चल रही है उससे प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। हमारा अपना घर है, जो लोग आए हैं सब परिवार के लोग, हमारे भाई बहन सारे लोग रखे हुए। हमारी पुरानी टीम है जो समाजवादी पार्टी में थी, काम करती थी, आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे प्रभावित होकर के सब लोग सपा छोड़ेंगे। आपने जिस तरह से सपा छोड़ लिया, उसके क्या प्रमुख कारण क्या रहा है सपा छोड़ने का? उसका कारण देखिए, समाजवादी पार्टी में हमने बहुत समय दिया। यूपी सरकार में श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ललितपुर के गांव बट चौयान आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों को लेकर बताया कि पिछले सरकारों ने यहां कोई भी विकास कार्य नहीं कराया, लेकिन जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। सरकार ने रास्ते, पुलिया और शौचालय के निर्माण कराए हैं और आगे भी विकास कार्यों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भोलेनाथ का मंदिर है, चुमन आश्रम है जहाँ ऋषि मुनि यहाँ रहते थे।
और यहीं से ये एक नदी का रूप लेकर यहाँ बंट का एक तालाब भी इससे बना हुआ है। तो इस पानी से हमारे गोविंद सागर डैम का भी पानी पहुँचता है और डैम भरता भी है। यहाँ पर हमारे साइफनों द्वारा यदि ज़्यादा पानी बरस जाता है तो गोविंद सागर डैम साइफनों के द्वारा वो पानी निकाल करके आज़ाद हुआ है जी 1947 से। तो यहाँ किसी ने कोई काम नहीं कराया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 लाख रुपया का काम कराया गया है। देवरिया में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर रुद्रपुर कोतवाली में पुलिस की वर्दी में दो लोग एक दिव्यांग को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्राईसाइकिल पर बैठे सचिन सिंह को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि दिव्यांग का आरोप था कि जब वो घर से निकल रहा था तो आदर्श नगर चौराहे पर उसने जवानों से पानी मांग लिया था, जिस पर आरोपी जवान उसे गाली देने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। ये सुरक्षाकर्मी पीआरडी के जवान बताए जा रहे हैं। तो पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि दिव्यांग की पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की है। दिव्यांग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पुलिस वालों से पानी की मांग की थी। बताया जा रहा है कि ये पीआरडी के जवान हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिव्यांग की पिटाई की जा रही है। हमारे आदर्श चौराहे पे रोज रात को ड्यूटी करते हुए बैठे थे, तो मेरा हाथ काफ़ी मतलब अजीब तरीके से महक रहा था। तो महक रहा था सर, तो मैं उनसे पानी मांगा तो पानी नहीं दिए। उसके बाद सर तो वहाँ पर एक बॉटल देता था, हम बोले कि उस बॉटल में पानी उस बॉटल में दे दीजिए सर, मैं हाथ धो लूँ। तो बोलते हैं कि उन्होंने मतलब अजीब भाषा का मतलब गाली उली दिए हैं, गाली दिए उनका प्रयोग करके बोले कि हम आपको पानी देने के लिए बैठे हैं। फिर इसका बोल रहे हैं कि आपको गांजे केस में फंसाएंगे। हम बोले हम बेचते नहीं तो आप फंसाएंगे क्या हमें, हम तो जॉब करते हैं। उसके बाद जब ये सब हुआ तो उनको लगा कि कोई होगा नहीं हुआ, तो उन्होंने हमें हाथापाई हमें इतना बेरहमी तरह से मारे हैं कि आगे आप वीडियो में भी देखते हैं। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पीआरडी के 2 जवान चिन्हित हुए हैं जो एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में जो पीआरडी के जवान हैं उनकी पुलिस विभाग से संबंधता समाप्त करते हुए उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है और इस संबंध में जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां पर कोचिंग सेंटर जा रहे छात्र को दबंग ने लाठी डंडों से जमकर पीटा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज द्वारा पहचान की जा रही है। जल्द ही गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि छात्र अनुभव राठौर अपने साथी अर्चित चौहान के साथ जा रहा था। मामला शहर के चंद्रेश्वर रोड का है और इस पूरे घटनाक्रम पर सीओसीटी मैनपुरी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चंद्रेश्वर रोड पे जहाँ पे कई कोचिंग सेंटर हैं और कई बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उस रोड पे अनुभव राठौर और अपने साथी अर्चित राठौर चौहान के साथ जा रहे थे। तभी अज्ञात लोगों ने उसमें हमला बोल दिया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध लोग मिले और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक इसमें किसी गिरफ्तारी की पुलिस दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तारी करेगी। मैनपुरी में ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों पर आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में चोरी, लूट और हत्या का प्रयास करने जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 1 बुलेरो पिकअप और 3 बाइकें बरामद की गई हैं। थाना कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस 7/2023 को हमारे जो पुलिस थी ऑपरेशन शिकंजा के माध्यम से जो है स्पेशल मिशन में काम कर रही थी कि जो लूट के वाहन हैं उसको पकड़ा जाए।
यहाँ पड़ाव पुल के पास एक बदनपुर में जो मार्ग है वहाँ पे हमारी पुलिस टीम खड़ी थी, जहाँ पे 2 संदिग्ध वहाँ पे दिखाई पड़े। उनके पास से कुछ 6 चाबी और एक पिकअप, 3 मोटरसाइकिल मिली है और उन मोटरसाइकिलों पे उनके नंबर प्लेट चेंज किए गए थे। वहीं बाराबंकी से ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को जमीन बेचकर पढ़ा लिखाकर लेखपाल के पद तक पहुंचाया, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी के तेवर बदल गए और वो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई। ये हालात हो गए कि पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी लगा दी। हालांकि कोर्ट ने तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया है। पीड़ित पति आज भी अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पत्नी आने को तैयार ही नहीं है। पीड़ित का नाम हरीश बताया जा रहा है, जो कि बाराबंकी के थाना क्षेत्र सत्र का रहने वाला है। दुल्हा मऊ का बताया जा रहा है कि रहने वाला है। 2009 में उसकी शादी थाना जैतपुर शोध क्षेत्र के याकुतगंज के रहने वाली दीपिका से हुई थी। पढ़ने की इच्छा होने पर पति अपनी पत्नी को पढ़ाया और जिसके बाद ये हालात पैदा हो गए। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को नहीं दिया गया। वहीं मृतक का परिवार शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगा चुका है। सराय से में हुए दोहरे हत्याकांड के परिजन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और आपबीती बताई गई। तब से मृतक चंदन का परिवार शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शव लेने के लिए 2 दिन से भटक रहा है। तो शव न मिलने से हंगामा मचाया जा रहा है। बता दें कि दोहरे हत्याकांड के बाद सीएम योगी से परिजनों ने मुलाकात की थी और उसी के बाद से शव को परिजनों को अभी तक नहीं सौंपा गया है और जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए शव की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शव को नहीं दिया गया है। इसी को लेकर हंगामा किया जा रहा है। डीएम साहब ने आश्वासन ये दिया कि जो मेरी माता और मेरी भाभी जो है, मतलब दो जो कत्ल हुए हैं उन लोगों के, भाई और मेरे पिताजी के, उन्होंने आश्वासन दिया है 50 लाख रुपए वो जो है सहायता दिलवाएंगे और मेरे भाई को जो है अपने परिवार के लिए जो जान माल का खतरा है, मेरी भी लोगों की हत्याएं हो सकती हैं, उसके लिए लाइसेंस इस्लाह जो जल्द से जल्द उन्होंने 10 दिन के अंदर देने के लिए, प्राप्त कराने के लिए आदेश दिए हैं। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि महिला की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है। 9 दिन पहले ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया था और पति ने डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं। डॉक्टरों की गलत ऑपरेशन से महिला की जान गई है। ऑपरेशन के 3 दिन बाद महिला की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद कानपुर के 2 अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इसके बाद सफाई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। शौरिक KJC अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। वहीं पत्नी का शव लेकर पति अस्पताल में धरने पर बैठा हुआ है। पति ने अस्पताल पर मुकदमे की मांग की है। इस दौरान SDM ने पहुंचकर मामले को शांत करने की कोशिश की है और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर महिला की मौत के बाद यह हंगामा देखने को मिल रहा है। बताते चले कि 9 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था और जिसके बाद अब महिला की मौत हो गई है। वहीं पति ने डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं, लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन किया है और जिसके चलते महिला की 3 दिन बाद ही तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद कानपुर के 2 अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आज सफाई मेडिकल कॉलेज में महिला ने दम तोड़ दिया है।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला की मौत के बाद परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। 9 दिन पहले ही महिला मैं गाड़ी नहीं ले गया पहले था, वहाँ नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ, ठीक है साहब। मैं 3:30 बजे 4 बजे बीच में आ गई, तो मैंने घर के साथ जा गई दुकान से, नहीं जा पाई, नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ है। कंपनी साहब ने बोला कि बच्चा ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ पर मरीज लेकर आए तो मैंने डॉक्टर को बोली मेरा सही ने ऑपरेशन करके ऑपरेशन। आप कहाँ से आई हैं, किस हॉस्पिटल में आई थी? रामपुर से आए हम। किस हॉस्पिटल में आई हैं? जेसी हॉस्पिटल में। क्या बात हुई है? बात ये हुई थी, बच्चा पेट में तो दर्द हो रहा तो नॉर्मल ने बोले 1 घंटा न टाइम देखो नॉर्मल हो जाइए, ना ही बहुत जो बोले ऑपरेशन हो। तब मैंने बोली सही तो हो जाए तो करियो, ना करियो मत ही गारंटी ली थी उन्होंने। तब मैंने करा, ना कर पाया तो मना कर दिया, मैं अंत ले जाए। इन्होंने बोली कोई दिक्कत नहीं हुई। बरेली में कछला घाट जल लेने जा रहे कावड़ियों के जत्थे को दूसरे समुदाय ने रोका, जिसको लेकर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। सूचना मिलने के बाद एसएसपी, डीएम, एसपी सिटी, एसडीएम समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें कि पिछले सोमवार भी यहीं पर कावड़ियों पर पथराव किया गया था, जिसको लेकर हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कावड़ियों को निकालने के में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। ये पूरा मामला बरादरी थाना क्षेत्र के शाहनूरी मस्जिद के पास का बताया जा रहा है। वहीं फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि महिलाओं ने कावड़ यात्रा निकाली है। कावड़ यात्रा में पहुंचे महिलाएं और पुरुष पांचवाल घाट गंगा तट से जल भरा गया और जल भरकर ये कावड़ यात्रा निकाली गई है। पांचवाल घाट से चित्रगुप्त मंदिर पहुंची कावड़ यात्रा। उसके बाद चित्रगुप्त मंदिर पर महादेव का जलाभिषेक किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने कावड़ यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। हेल्प इस फाउंडेशन सोसाइटी ने ये 5वीं कावड़ यात्रा निकाली है। तो महिलाओं ने कावड़ यात्रा में शिरकत की है। ये यात्रा निकाली है, चित्रगुप्त मंदिर पर महादेव का जलाभिषेक किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। हेल्प इस फाउंडेशन ग्रुप की ओर से 5वीं बार ये कावड़ यात्रा निकाली गई है। कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है जो पिछले 4 सालों से चली आ रही है और ये 5वीं कावड़ है हमारी महिलाओं की। इसमें महिलाएं, पुरुष सभी लोग पूरी बड़ी संख्या में भागीदारी करते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां पर जिला पंचायत बोर्ड गठन के 2 वर्ष बाद हालात जस के तस बने हुए हैं। इससे विकास कार्यों की गति पर ब्रेक लगा है। जानकारों की माने तो जिला पंचायत के भविष्य के लिए भी ये ठीक नहीं है, जहां कुछ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच करने के लिए एकजुट हुए हैं। तो वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि बागी हुए सदस्यों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में दर्शाए गए तथ्यों को असत्य और काल्पनिक बताते हुए जिला पंचायत के वार्ड संख्या 19 कौलगवा से सदस्य नरेंद्र झा ने एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। हमारे जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह निरंजन जी ने हमारे 8 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कराई और
इसी के लिए आज हमने 29 तारीख को माननीय जिलाधिकारी और एसपी साहब के लिए एक ज्ञापन दिया है। इन सभी सदस्यों पर जो झूठी FIR दर्ज कराई गई है, माननीय जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसको खारिज किया जाए। वो जो जानकारियां मिल रही हैं आप लोगों को, जो कोई भी बता रहा है ऐसा, ये झूठ है। हम लोगों की, हमारी और हम लोगों की कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें, पर्सनल हमारा। हम चाहते हैं कि इन पूरी जानकारी को ओपन किया जाए, कितना हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बजट देती है। वहीं फतेहपुर के बिंदकी नगर में 10वें मुहर्रम के ताज़िए बड़ी ही शान और शौकत के साथ निकाले गए, जहां पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को मानने वालों लोगों ने शिरकत की और देश में अमन चैन कायम रहे ऐसी कामना भी की, जिसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा रही। ताज़िए में सबसे आगे अलम निशान रहा, उसके बाद कतारबद्ध ताज़िए चलते रहे, जिसका मिलाप खुजवाहा चौराहे पर किया गया। उसके बाद कचियाना मोहल्ले में मिलाप की परंपरा संपन्न की गई, जिसके बाद सभी ताज़िए कतारबद्ध होकर करबला पहुंचे। एक तरफ जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं बुंदेलखंड के झांसी में इस बार बारिश न होने, भीषण गर्मी और उमस के चलते मई जून जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब बुंदेलखंड के किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बुंदेलखंड को सूखा घोषित कराए जाने की मांग की है। झांसी के गांव रोरा में आज किसानों के खरीफ फसल की बर्बादी और किसानों की फसलों का सर्वे कराकर मुआयने की मांग। मौरानीपुर के रोरा भटपुरा में लगभग 2500 एकड़ जमीन में बोई गई खरीफ फसल, जिसमें मूंगफली, तिली, उड़द और मूंग की फसल 90% रूप से नष्ट हो चुकी है। हमको उड़द, तिली, मूंगफली, मूंग सब नष्ट हो गई। पानी भरने के कारण पूरी नष्ट हो गई। हमको ऐसी राहत दी जाए, जैसे बीमा है तो बीमा माफ किया जाए और फसल के बारे में हमको पैसा दिया जाए। पूरी नष्ट हो गई। जुलाई के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा हुई और बुवाई जैसे तैसे 1-2 दिन का मौका मिला बुवाई की फसल की, तो बारिश की वजह से इतनी तेज बारिश हुई कि जो है फसल जो है सड़ गई और खेतों में अब कुछ बचा नहीं है घास के अलावा। वहीं झांसी के मौरानीपुर में इन दिनों शिक्षा माफिया के बाद स्वास्थ्य माफिया चर्चाओं में है। ये तो वो माफिया हैं जो लोगों की जिंदगी का डर बताकर उनकी जेब पर डाका डालने का काम करते हैं और लोग बड़ी ही आसानी से इनकी ठगी का शिकार हो जाते हैं। जहां डॉक्टरों को कमीशन सेट करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का खेल खेला जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।